नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। चमोली के तपोवन में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन और कामयाबी के बीच अभी भी करीब 60 मीटर का फासला है। सुरंग के अंदर 30 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने का अंदेशा है। रेस्क्यू टीम ने 600 से ज्यादा लोग लगातार रेस्क्यू टीम में मलबा निकालने में जुटे हुए हैं। इस हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 170 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू में जुटे अफसरों का कहना है कि हम सिर्फ इतना जानते हैं कि सुरंग 2.5 किलोमीटर लंबी है और 30 से 35 कर्मचारी अंदर फंस गए हैं। एसडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी, सेना और नौसेना के मरीन कमांडो टनल के अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए मलबा हटा रहे हैं। पुल के बह जाने के कारण 12 से 13 गांव से संपर्क टूट गया है, इसलिए हम उनके लिए राशन पानी, बिजली जैसी आवश्यक व्यवस्था कर रहे हैं। जल्दी हम एक अस्थायी पुल का निर्माण करेंगे। तो बता दें कि तपोवन में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 72 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक इस प्राकृतिक आपदा में 32 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तो वहीं तकरीबन 32 से 35 लोग टनल के अंदर भी और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि 72 घंटे से लगातार रेस्क्यू जारी है और 72 घंटे बाद 32 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है। क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? बिल्कुल भानु, मैं बताना चाहूंगा कि 72 घंटे से ज्यादा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हो गए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसी में अभी थोड़ी देर पहले जो सूचना आई है उसमें एक शव और बरामद कर लिया गया है हमारी टीम के द्वारा। तो अभी तक 33 जो शव है वो बरामद कर लिए गए हैं और अभी भी जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार अपना कार्य कर रही हैं और लगातार लोगों को सर्च अभियान चला करके ढूंढने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। लगातार टनल के अंदर हमारे जवान जा रहे हैं और जेसीबी जो है वो मलबा निकालने का काम कर रही है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारी मात्रा में जो है भारी दलदल जो देखने को मिल रही है, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको। तो उसके लिहाज से भी ये कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा कठिन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से हमारे जो जवान है वो लगातार तत्पर हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर वो लगातार जो शव है उनको निकालने का काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द सभी जो शव है उनको निकाल लिया जाएगा और जो भी व्यक्ति अगर टनल में कोई सुरक्षित मिलता है तो उसको भी जल्द से जल्द निकालने का काम किया जाएगा। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं वो लगातार निकालने का काम कर रहे हैं। जी विशाल, यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया है, जिससे रेस्क्यू में काफी दिक्कतें भी आ सकती हैं। बिल्कुल भानु, मैं बताना चाहूंगा कि ये आज मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम की भी मार देखने को मिल सकती है उत्तराखंड में। तो उसके लिहाज से मौसम विभाग ने भी ये एक दिन का अलर्ट जारी किया है और भारी अलर्ट जारी किया है, जिसमें जो मौसम वैज्ञानिक है वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो सकती है, जिससे काफ़ी और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी कहीं ना कहीं हमारे जवानों को करना पड़ सकता है। लेकिन हमारे जवान डट कर इस स्थिति का सामना कर रहे हैं और लगातार डटे हुए हैं इस स्थिति में और लगातार उनको निकालने का, जो शव बरामद हो रहे हैं उनको निकालने का कार्य हमारे जवान जो हैं वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। भानु जी विशाल, जो गांव हैं जिनका संपर्क टूट चुका है, वहां तक सुविधाएं कैसे पहुंचाई जा रही हैं? वहां के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं सरकार की ओर से? बिल्कुल भानु, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये आपदा आई है तो उसमें जो 13 गांव हैं उनका संपर्क टूट चुका है, जो कि जिला स्तर से जो संपर्क है वो पूरा टूट चुका है, ना तो वो लोग कहीं आ जा सकते हैं। तो उसके लिहाज से भी जो सरकार है वो लगातार जो अपनी नज़रें हैं वो बनाए हुए हैं और लगातार उन तक राशन पहुँचाने का काम चल रहा है। वो राजधानी देहरादून से चॉपर के माध्यम से पहले चमोली तक राशन जा रहा है और फिर उसके आगे जो गाँव में जो राशन है उसको पहुँचाया जा रहा है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो जो हमारे लोग हैं उन तक राशन पहुँचाया जा रहा है ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो, कोई पैनिक ना हो। तो उसके लिहाज से भी जो है वो महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। भानु जी लेकिन विशाल, जो अभी रेस्क्यू चल रहा है 72 घंटे से, और टनल में कितने लोगों के फंसे होने की उम्मीद है, और जो लोग इतने दिनों से वहां फंसे हुए हैं उनको लेकर क्या कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं?
और बिल्कुल भानु, लगातार जो टनल में है वो रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। अभी भी 30 से 35 लोगों के फंसे होने की सूचना टनल में लगातार जो है वो मिल रही है। लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो अपना काम कर रहे हैं और लगातार लोगों से जो संपर्क है वो साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी तरह की कोई संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टनल में मलबा बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं जो दलदल के आसार हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो लोगों को निकालना भी बड़ा जो मुश्किल है वो होता जा रहा है और इसी के साथ ही जो हमारे सैनिक हैं वो लगातार तत्पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। तो अभी भी 30 से 35 लोगों के फंसे होने की सूचना जो है वो लगातार मिल रही है। भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो बता दें कि उत्तराखंड में 72 घंटे से रेस्क्यू जारी है और आगे भी ये अभी जारी रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के एसओपी जारी करने के बाद अब राज्य सरकार ने भी अपनी एसओपी जारी कर दी है, जिसके तहत अब कोविड-19 के मानकों के अनुसार ही श्रद्धालुओं को हरिद्वार महाकुंभ में एंट्री मिल सकेगी। राज्य सरकार के एसओपी के अनुसार अब आश्रम, धर्मशालाओं से लेकर परिवहन तक हर किसी के लिए अलग अलग निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं नई एसओपी के अनुसार कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार कुंभ में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही यात्रियों के लिए ऑनलाइन पास उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए इच्छुक यात्री इस रजिस्ट्रेशन पर एक लिंक पर आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं कुंभ के दौरान भंडारे और सामूहिक भजन गायन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। तो वहीं अगर कोई व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन के पालना करता हुआ नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी रोग अधिनियम 1897 और आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धालुओं को हरिद्वार महाकुंभ में एंट्री तो मिल सकेगी, लेकिन एंट्री मिलना इस बार इतना आसान नहीं होगा। एक तो आपको कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ये एंट्री मिलेगी। सरकार ने ये एसओपी जारी कर दी है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे। भूपेंद्र, क्या कुछ सरकार ने एसओपी जारी की है कुंभ के लिए? किस तरह से लोग यहां दर्शन के लिए आ पाएंगे और किन किन गाइडलाइन का उनको पालन करना होगा? जी देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से जो कुंभ को लेकर के जितना उत्साह और उल्लास का माहौल था, लेकिन कोविड की वजह से ये पूरा का पूरा जो कुंभ की भव्यता और दिव्यता हमें दिखने वाली थी उसमें थोड़ी सी जो है कमी आई है। थोड़ी सी भी बल्कि क्या कहें, काफ़ी हद तक का जो है इसमें वो गिरावट दिखाई गई है। जो करीब हमारे 90 दिन के आसपास को लेकर के जो कार्यक्रम होने थे उनको सरकार ने कोरोना के चलते उस पर थोड़ी सी लगाम लगाई है। सरकार लगातार इस बात का ध्यान रख रही है कि इतना बड़ा धार्मिक आयोजन है, 12 साल में यहाँ पर हरिद्वार में कुंभ होता है, तो ऐसी स्थिति में जो उसको दिव्यता और भव्यता को लेकर के जो हम पिछले साल तक का देखते आ रहे थे कि जो है करीब 4000 करोड़ से अधिक का जो है सेंट्रल की तरफ से हमें बजट भी अलॉट हो गया था, लेकिन वो कुंभ जैसे ही वो बजट अलॉट होता है वैसे कोरोना की जो है इतनी बड़ी महामारी आ जाती है। तो उसकी वजह से जो है ध्यान में रखते हुए लगातार जो हो रहा था, पहले तो इस बात पर चर्चा हो रही थी कि कुंभ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अगर होगा तो उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसका स्वरूप कैसा होगा। लेकिन इन सबके बीच में अच्छी बात यह है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इतना बड़ा धार्मिक आस्था का जो पर्व है, इस पर्व को हम जरूर जो है संचालित करेंगे, जरूर आयोजित करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि हम जो है कोविड का जो अनुपालन है, कोविड के जो गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, उन प्रोटोकॉलों का पूरा ध्यान रखेंगे। तो लगातार इसी के बीच में काफ़ी दिनों से जद्दोजहद चल रही थी। साधु संत समाज हो, अखाड़ा परिषद हो, या तमाम विपक्षी दल हो, या तमाम श्रद्धालुओं के जो तमाम संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से सरकार के ऊपर लगातार इस तरह का दबाव पड़ रहा था कि वो इसकी एसओपी गाइडलाइंस जारी कर दे। तो एसओपी की दिशा दशा क्या होगी, उसमें कौन कौन से बिंदु शामिल किए जाएंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, तो उसको लेकर के सरकार ने चिंतन मंथन किया और कल रात को ये एसओपी जारी कर दी गई है। एसओपी में देखिए साफ कहा गया कि कोई भी श्रद्धालु आएगा जो नदी में स्नान करने के लिए आएगा वो 20 मिनट से ज़्यादा वहाँ नहीं रुक सकता है। इसके साथ ही साथ जो लोग आते थे परिवार के साथ आते थे, जहाँ पे उनका एक स्टे का कार्यक्रम हुआ करता था, जो दूर दराज के आते थे श्रद्धालु, वो अपना खुद खाना बनाना पकाने जैसी तमाम जो है अपनी व्यवस्थाओं के साथ आते थे। तो इस बार ये व्यवस्थाओं से वो व्यवस्थाएं बंद कर दी गई हैं कोविड के चलते हुए। और सबसे खास और अहम बात, सरकार ने साफ इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि जो जितने भी श्रद्धालु देश के चाहे तमाम कोनों से आएँ
वो उन श्रद्धालुओं के लिए कोविड का अपना RT-PCR जो है टेस्ट की रिपोर्ट अपने साथ लाना बहुत अनिवार्य है। रेल की तरफ से या बसों की तरफ से या अपने निजी वाहन से जो भी लोग आएंगे उनका यहाँ पे सबसे पहले जो महाकुंभ वेब पोर्टल है 2021 उसमें उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वो यहाँ पे एंट्री ले सकेंगे हरिद्वार के अंदर। जितने होटल मालिक हैं, उसके अलावा ढाबे वाले हैं, तमाम धर्मशालाएँ हैं, उन पे जो है उनका बिना रजिस्ट्रेशन के उनको वहाँ पे जो है स्थान नहीं मिल पाएगा। और भजन कीर्तन हवन यज्ञ पे इस तरीके के जो तमाम धार्मिक अनुष्ठान थे, तमाम धार्मिक कार्यक्रम थे, उनके पे जो है एक तरीके से सरकार ने कह दिया कि ये कार्यक्रम इस तरीके के संचालित नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं क्योंकि 12 साल में महाकुंभ आता है, हरिद्वार का अपना कुंभ का एक अपना पौराणिक महत्व है, तो इसको देखते हुए सरकार ने ये जरूर जो है, लेकिन कोविड-19 के जो है खास जो प्रोटोकॉल्स पहले से बने आए हैं, चाहे वो आपका जो आरोग्य सेतु ऐप हो आपके पास होना चाहिए, आपके पास जो है मास्क सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, और जो आएंगे उनका डिस्पोज ऑफ कैसे होगा वो सारी गाइडलाइन जो है सरकार की तरफ से क्लियर कर दी गई हैं। और देखिए जो 16 तारीख को और 11 तारीख को मौनी अमावस्या वाले दिन और बसंत पंचमी वाले दिन के लिए गाइडलाइन सरकार ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये दिया है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो है RT-PCR जो उसकी रिपोर्ट है वो भले ही ना ला पाए, कोई बात नहीं है, लेकिन DM जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि 65 साल से ऊपर के लोग और 10 साल से जो कम के बच्चे वो अगर एवॉइड कर सके तो उनके लिए अपने स्वास्थ्य के लिहाज से, कोरोना के लिहाज से काफ़ी हद तक का मदद मिलेगी और उनको भी थोड़ा सा राहत की बात होगी। तो ये इस तरीके की गाइडलाइंस हैं और करीब 19 बिंदु ऐसे हैं कि जिनको लेकर के सरकार का साफ मंशा है कि हम कार्यक्रम जरूर आयोजित कराएंगे, लेकिन उन कार्यक्रम में, इस धार्मिक आयोजन में कोविड का हम पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे, उससे कहीं से कहीं तक कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और अगर किसी ने इसको कोविड के पालन को नहीं माना तो उसमें महामारी एक्ट के तहत उनके खिलाफ चालान किया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। जी भूपेंद्र, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है महाकुंभ में? देखिए सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से हम लोग लगातार अपडेट अपने दर्शकों को देते रहते हैं, DG से हमारी लगातार जो बात हम लोगों ने की है या लगातार उनकी जो खबरें दिखाई हैं, उनका साफ कहना था कि एक सुरक्षा, सबसे पहले सुरक्षा तो हमारी स्वास्थ्य कारणों की है, कोविड से बचाव की है, इसके साथ साथ जो है तो पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल हैं, इसके अलावा जो लोकल एजेंसियाँ हैं उनको अलर्ट मोड पर पहले से ही रख दिया गया है कि इस तरीके के जो SSP हैं सेंथिल अबुदई, उनको से भी हम लोग लगातार उनके संपर्क में हैं, वो भी लगातार हम लोगों दर्शकों को बार बार जानकारी देते रहे हैं कि कुंभ को लेकर के हमारे पास पर्याप्त फोर्स है। सेक्टर और जोनल में हम उसको बांटने की स्थिति में हमने कर लिया गया है। इसके अलावा जो हमारे पास अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अन्य राज्यों से, हमारे पास जिलों की फोर्स तो है ही है, आसपास के हमारा देहरादून का पूरा फोर्स आ जाएगा या हमारे कुमाऊं मंडल के जितने भी जिले हैं वहाँ से तमाम जो है हमारे पास पुलिस की कोई कमी नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसी स्थिति हमने अपना यूपी से या अन्य राज्यों से भी पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ भानु की जो है करीब हमारे पास जो बटालियंस हैं, PAC की हों, पैरामिलिट्री की हों, ITBP की हों, वो हमारे पास अभी पर्याप्त हैं। और अगर ये जो इसका जो कुंभ का स्वरूप है वो अभी घट करके 40 से 45 दिन का जो सामने आ रहा है, तो 40 से 45 दिन के लिए सरकार के पास पर्याप्त फोर्स होगी। और जो इस तरीके की कोई गाइडलाइंस जारी हुई हैं, SOP जो आ गई है, इस SOP के चलते हम लोगों को उम्मीद ये लगा रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार जो है कुंभ में भीड़ आएगी, लेकिन उस हिसाब से, उस लिहाज से नहीं आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र आपका तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। चमोली में आई भीषण आपदा के बाद रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो रेस्क्यू अभियान में मौसम खलल डाल सकता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में हल्की बर्फबारी और बूंदाबांदी हो सकती है। तो वहीं प्रदेश के मैदानी जनपदों में सुबह और शाम कोहरा छाने की संभावना है, मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। तो मौसम विभाग के अनुसार गढ़वाल मंडल के 2500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज बदल सकता है, जो कहीं ना कहीं चमोली में चल रहे रेस्क्यू अभियान में बाधा बन सकता है। बता दें कि जहां एक तरफ उत्तराखंड में तपोवन में रेस्क्यू अभियान जारी है, तो वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि घना कोहरा छाया रहेगा, हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती हैं। अगर ऐसा रहा तो तपोवन में चल रहे रेस्क्यू अभियान पर भी असर पड़ सकता है।
इस बार और अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता प्रीति गौड़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सीधे तौर पर। प्रीति, मौसम विभाग ने क्या कुछ अंदेशा जताया है? उत्तराखंड का अभी का मौसम क्या कह रहा है? बिल्कुल भानु, आपको बताना चाहूँगी कि मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जो है वो प्रदेश के लिए जारी किया गया है, जिसके मद्देनज़र जो चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ समेत कई जिले हैं वहाँ पर मौसम विभाग द्वारा ये अंदेशा जताया गया है कि हल्की जो बूंदाबांदी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ बर्फबारी भी कहीं ना कहीं संभावना यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। अगर हम ताज़ा अपडेट की बात करें भानु, तो लगातार जो न्यूज़ इंडिया है वो ग्राउंड जीरो से चमोली में रिपोर्टिंग कर रहा है। ताज़ा जो अपडेट है वो हमारे दर्शकों तक पहुँचाने का काम कर रहा है। अगर हम ताज़ा अपडेट की अभी बात करें तो मौसम जो चमोली है वहाँ पर भी मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। वहाँ पर भी जो हल्की बूंदाबांदी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं खलल डाल रही है। एक तरह से जो रेस्क्यू अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। जी भानु जी, प्रीति, जिस तरह से मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया है, क्या इसका कुछ असर तपोवन में चल रहे रेस्क्यू अभियान पर भी पड़ सकता है? बिल्कुल भानु, जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि चमोली में भी यहाँ पर मौसम बदलता हुआ साफ तौर पर देखा जा रहा है। जहाँ पर रेस्क्यू अभियान वहाँ पर चलाया जा रहा है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और हल्की बूंदाबांदी जो है वहाँ पर शुरू हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है उस पर भी एक तरह से खलल डालता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रीति, जिस तरह से चमोली के लोग पहले ही खौफ के साए में जी रहे हैं, जंगलों में रातें गुजारने को मजबूर हैं, इस अलर्ट के बाद तो जाहिर है वहां पर लोगों में डर और ज्यादा बढ़ गया होगा। बिल्कुल भानु, जिस तरह से जो भीषण आपदा एक तरह से कही जाएगी रविवार को आई थी, उससे कहीं ना कहीं पहले से ही जो लोग थे वो भयावह स्थिति में थे, जंगलों में एक तरह से रात गुजार रहे थे। तो वहीं अगर अब की बात करें तो मौसम जिस तरह से करवट ले चुका है वहाँ पर वो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति यहाँ पर पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं ये आस थी कि हमारे जो अपने हैं वो लौट के आएंगे जल्द से जल्द, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मौसम में परिवर्तन है उसने कहीं ना कहीं रेस्क्यू अभियान में जो है वो खलल डाल दिया है, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो मौसम विभाग है उसने बर्फबारी की भी यहाँ पर अंदेशा जताया था, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो भविष्यवाणी है वो कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई दिखाई पड़ रही है। भानु जी, प्रीति, अगर बर्फबारी होती है और अगर घना कोहरा छाता है तो क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्या उसको वहीं रोक दिया जाएगा, कि इस तरह की कोई खबर सामने आई है? भानु, जिस तरह से अभी बारिश वहाँ पर देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं रेस्क्यू अभियान में जो देरी कही जा सकती है कि वो आने को मिल रही है, कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू अभियान है उसमें रुकावट देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि अगर बर्फबारी है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई होंगी, लेकिन अभी फिलहाल कहा जा सकता है कि जिस तरह से बारिश है उससे कहीं ना कहीं रेस्क्यू अभियान में यहाँ पर खलल पैदा होते हुए दिखाई पड़ रही है। जी प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चमोली इलाके में हुई त्रासदी के बाद से ही राहत बचाव का काम जारी है। ग्लेशियर के टूट जाने से काफी कुछ तबाह हो गया, साथ ही यहां के रैणी गांव के लोग अभी तक सहमे हुए हैं और खौफ में हैं। रैणी गांव जो कि एक शांत और सौंदर्य का प्रतीक माना जाने वाला गांव था, लेकिन यहां आई भीषण आपदा ने यहां की शांति और सौंदर्य को पूरी तरह तबाह कर दिया है। उत्तराखंड में 2013 में आई दैवीय आपदा के जख्म अभी भरे नहीं थे, तो वहीं अब चमोली के रैणी गांव में प्रकृति के तांडव ने एक बार फिर उत्तराखंड के जख्मों को हरा कर दिया है। 2013 में जिस तरह से अपनों के बिछड़ने का जख्म अभी भूले भी नहीं थे, तो वहीं एक बार फिर ये दर्द देवभूमि में छलक उठा। इस कहर ने किसी के पति तो किसी के पिता को ही उनसे दूर कर दिया है। सुनिए दर्द की ये कहानी पीड़ितों की जुबानी। बच्चों को कोई पता नहीं है, वैसे भी कंपनियां उल्टा काम कर रखा है। जो आगे से टनल खुलता है वो ओपन कर रखा है, ओपन में टनल ओपन नहीं होता, बाहर एडिट से आदमी भेजा जाता अंदर। ये तो कंपनियां खुद गलती कर रखी है। दूसरे में ये बैराज तो बंद होना नहीं चाहिए, बैराज बंद करने का क्या मतलब है? सही बात तो ये है। अब मैं तो हूँ परेशान, मेरे गांव के 80 आदमी और मेरे पीछे परेशान है यहाँ 3 दिन से।
भाई का लड़का पंकज फारसवान जो ये कि आगरा में लापता हो गया, इसका कोई पता नहीं चला अभी तक। 3 दिन हो गए, काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के बाद भी कोई पता नहीं चला। आला अधिकारी आपको क्या आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन तो अभी किसी से कुछ नहीं मिला, अभी तक डेड बॉडी तो मिली नहीं। रविवार की सुबह जिस समय ग्लेशियर टूटकर गिरा, उस समय की तस्वीरें टीवी में तो सभी ने देखी, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी थीं जो इस भयानक मंजर की गवाह बनी, जिन्होंने प्रकृति के इस तांडव को बेहद ही करीब से देखा। पानी का वो तांडव और मलबे की चपेटें ऐसी थीं कि बड़ा पहाड़ भी अपने आगोश में भर ले गई। 10 बजे के टाइम पे जो फ्लड आया तो हम लोगों ने ऊपर से देखा कि भाई एक बड़ा सा धुआं आ रहा है, और सब लोगों को हमने आगाज़ कर दिया था, कंपनी वालों को भी फ़ोन करके बता दिया था कि आप लोग यहाँ से हट जाओ। तो उसके बाद हमें भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये इतना भयंकर है कि उसके बाद भी हम लोग गांव छोड़ के ऊपर जंगलों में रहे, 2-3 रात जंगलों के ऊपर ही बिताया। आज भी भय है हम लोगों को कि कभी भी फ्लड आ सकता है और नीचे से फ्लड पूरा गाँव को नीचे ला सकता है, जिससे सब पूरे गाँव में भय बन रखा है। और उसके बाद देखा जाए तो ऋषि गंगा पोर्ट ये जो बना उससे तो नुकसान ही है, फ़ायदा शायद गांव वालों को कुछ भी नहीं है, न वहाँ पे रोज़गार मिला, ना ही कुछ उस कंपनी से कोई फ़ायदा मिला, तो नुकसान का ही कारण है। संडे को अप्रोक्सीमेटली जो है 10 से 10:30 के बीच में जो है, जब ये ऐसा एक प्रकार से एक भूकंप टाइप की स्थिति या यूँ कहे कि ज्वालामुखी टाइप की स्थिति आई, तो उस टाइम से कि जो ही मैं भी, मेरा घर नज़दीकी है यहाँ पर ऊपर, तो मेरे नॉलेज में आई और मैं देखने आया। तो इस दौरान जो है मेरे को तहसीलदार चमोली माननीय वशिष्ठ जी का कॉल आया। उसके बाद उन्होंने बोला थोड़ी जी सारी स्थिति कैसी है, क्या है, तो उनको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उसके बाद एडीएम चमोली जो कि पहले एसडीएम जोशीमठ थे, फिर एसडीएम साहब, उनको सब लोग जो है वहाँ से अपने अपने स्थान से चल करके यहाँ मतलब जो है फील्ड के लिए मार्च हो चुके थे, और प्रशासन ने और अच्छी गतिविधि दिखाई इसमें कि तो तुरंत उपस्थित हो करके तो काफ़ी हो गया। सेकेंडली जो है उन्होंने नीचे भी हाईलाइट कर दिया, और जिससे लोग जो है आगे कोई नुकसान नहीं हो पाया। आपको बता दें कि रैणी गांव वही गांव है जहां दुनिया भर में जाने जाना वाला चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। रैणी गांव की गौरा देवी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो वहीं रविवार को आई त्रासदी ने यहाँ के लोगों के बीच दहशत फैला दी। लोग पहले ही दिन से जंगलों में रात गुजारने को मजबूर हैं। सोच भी नहीं सकते ऐसा दृश्य था, और अभी भी हमको मतलब जैसे उसको कल्पना कर सकते हैं, तो उस पर अभी भी उसका असर हम पे है। जब देखा हमने कि हल्का सा धुआं उठ रहा है, उस तो जैसा देखा तो लगा कि ये बादल छा रहे हैं शायद। तो अचानक कि ये मिनटों का टाइम भी नहीं लगा इस पर, और जब बवंडर आया तो हम ये मान के चलो आपकी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। ऐसा अफरा तफरी मचने लगी कि हमें तो ये लगा कि हमारा गांव पूरा बह चुका है। इस घटना ने न केवल उत्तराखंड राज्य को प्रभावित किया, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग और उनके परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए। नेपाल की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के कई गांव के दर्जनों लोग उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से आई आपदा के बाद से ही लापता हैं। घटना के बाद से ही इन गांव में हाहाकार मचा हुआ है। चमोली से उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियंका जगुड़ी जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, वाकई रैणी गांव की दुख भरी कहानी, रैणी गांव को बर्बाद कर देने वाली कहानी जो सुनता है आंखों से आंसू आ जाते हैं, दिल भर आता है। आज क्या वहां माहौल है, वहां लोगों तक कैसे सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि लोगों से वहां संपर्क टूट चुका है शहर से इस गाँव का, तो किस तरह से प्रशासन यहाँ के लोगों के लिए आगे आया है? बिल्कुल भानु, आज जो इस त्रासदी रविवार को जो ये त्रासदी आई थी, इसका चौथा दिन है। यहाँ पर रेस्क्यू अभियान तो जारी है, लेकिन आज भी जो यहाँ के लोग, रैणी गांव के लोगों की अगर हम बात करें तो वो आज भी रो रहे हैं। अपनों को खोने का गम उनमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और वो रोने के साथ वो खौफ में है। दहशत का माहौल उनमें अभी तक बना हुआ है, क्योंकि
जिस तरीके से ये त्रासदी आई थी किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि रोज़मर्रा के कामों में यहाँ के लोग जुटे हुए थे उस दिन भी, और अचानक ही जिस तरीके से ये त्रासदी आई है, इस त्रासदी ने सबको झकझोर करके रख दिया है। लोग दिनचर्या में अपने व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने ये त्रासदी देखने को मिली तो आसपास के लोग, ग्रामीण जो काम कर रहे थे वहाँ जगह पे, तो वो कुछ लोग तो वहाँ से भाग गए अपनी जान बचाकर, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी जान नहीं बचा पाए और वो इस त्रासदी में अपनी जान गंवा गए थे। और हालांकि जो सरकार है, सरकार तुरंत ही अलर्ट मोड पर आ गई थी। जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और यहाँ तक कि जो दिल्ली से भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँची है। रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। 33 यहाँ पर बॉडी बरामद की गई, लेकिन जो लोगों की अगर हम बात करें, इसमें रैणी गांव के ही लोग नहीं बल्कि जो यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा था वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, तो उसमें जो उत्तर प्रदेश के मजदूर लोग थे वो भी उनमें से कई तो लापता है, तो कईयों ने अपनी जान गंवा दी। वहाँ के लखीमपुर से भी जो मृतकों के परिजन हैं या फिर लापता लोगों के परिजन यहाँ पहुँच रहे हैं। अपनों को खोने का उन्हें गम है, वो साफ तौर पर भूखे प्यासे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि चाहे उनके जो परिजन है वो जिंदा मिले या फिर कुछ तो उनके पास सबूत अपनों का मिल पाए। जी, वाकई प्रियंका, बेहद दुख भरी यहाँ के लोगों की कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं बता दें कि बेहद दुख भरी कहानी है रैणी गांव की। फिलहाल वहाँ रेस्क्यू जारी है। अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।